हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल CR परिवार पर। आज हमारे बीच में है नरपत कुमार आटी, जो एक ही नहीं बल्कि 3 भर्तियों के अंदर इनका चयन हुआ है और इनके संघर्ष की कहानी को हम जानेंगे। एक पंक्ति के माध्यम से इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं कि मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नरपत कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले नरपत कुमार जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं नरपत कुमार बाड़मेर के आटी गांव का निवासी हूं और हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदस्थापित हूं। आपका बचपन कैसे गुजरा, क्या पारिवारिक स्थिति है, इसके बारे में बताइए। बचपन देखिए, शुरुआत से ही पढ़ने में ठीक ठाक थे और ज़्यादा इतने टैलेंट भी नहीं थे। अच्छा। फिर थोड़ा यूँ जुनून था पढ़ने का, पढ़ना चाहिए और आगे जिस प्रकार से ये कारवां चलता गया। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा, उस माध्यमिक पूरी एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई, जो फिलहाल सीनियर सेकेंडरी है, उस समय मिडिल स्कूल थी जी। उसके बाद में 9th में पास में गांव है बालेरा, वहाँ से, और उसके बाद में ननियाल शियाणी और 3 क्लास वहाँ से करी, यानी सीनियर वहाँ से करी। उसके बाद में पीजी कॉलेज बाड़मेर से बीए करी और साथ में आईटीआई भी करी। अच्छा जी। परिवार में पिताजी क्या करते हैं? हाँ, मध्यम परिवार से, किसान परिवार से हूँ मैं। अच्छा, मतलब मध्यम परिवार से होते हुए एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने हो जी। तो इसके पीछे क्या संघर्ष रहा आपका? जी, शुरुआत में पढ़ाई में तो ठीक ठाक था ही, और फिर धीरे धीरे अच्छे लोगों के संपर्क में रहा और मोटिवेशन मिलता गया और लगा कि सरकारी सेवा में हम भी जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है, जैसे अपन कोई भी सरकारी सेवा में एंट्री करते हैं तो इसमें बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? पढ़ाई के दौरान देखो, एक बेरोजगार स्टूडेंट होता है, उसके ये हालांकि ये चीज़ें बयान नहीं की जाती है जी, पर कई चीज़ें ताने सुनने पड़ते हैं। मतलब लोग आपको जब आप बेरोजगार थे ताने मारते थे, तब मन के अंदर कैसा लग रहा कुछ नहीं, मैं ध्यान नहीं देता था। कोई मतलब इग्नोर नहीं, ये ऐसे करते रहेंगे, ये कॉकरोच की तरह टराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और हमारे काम धुन में मस्त है, पढ़ते रहते थे बस। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सरकारी नौकरी का ख्वाब कब से आपके मन में आया? सरकारी नौकरी का जब मैंने 12th करी, उसके बाद से, जब से ये दिमाग में आ गया कि भाई अपन को सरकारी सर्वेंट बनना है। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरे देखिए, शुरुआत से देखा जाए तो मैं एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा, जो बाड़मेर की एक जानी मानी कोचिंग सेंटर भी है, संकल्प क्लासेस। अच्छा। जो हमारे गुरु है, जो प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, बिल्कुल। उनके निर्देशन में भी शुरुआत लगभग वहीं से करी है। अच्छा। तो काफ़ी हद तक श्रेय जाता है सर को भी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमान को। पढ़ाई के दौरान जब आप डीमोटिवेट हो जाते थे तो क्या करते थे? कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मतलब डिमोटिव, देखो कोई भी परीक्षा अपन देते हैं तो प्रश्न, मतलब पेपर में गलतियाँ भी होगी, स्वाभाविक है, हर किसी से होती है, हमसे होगी, आपसे भी होगी। मतलब एक प्रोसेस है उनका पेपर। बिल्कुल। गलतियाँ होती है, बिल्कुल। मेहनत करके जो बंदा परीक्षार्थी जो परीक्षा बैठेगा, मेहनती, उससे गलतियाँ होगी। कौन कौन सी भर्तियों में आप असफल हुए? देखिए, यूँ लंबी लिस्ट बताऊँ तो मान लीजिए 12-13 भर्तियाँ मैं पास में जा जाके रहा हूँ। बिल्कुल। और यूँ तो एग्जाम 30+ दिए, अच्छा। कंपटीशन गए। नहीं, लगभग 2015 से ये कहानी शुरू हो गई थी। जब कोई सक्सेस होता है तो बताते हैं कि हम तो पहली बार में ही या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम नहीं 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 नहीं, मैं जैसे इस प्रकार से जो मतलब विद्यार्थी हताशा लेकर बैठ जाता, उनके लिए, उनको ही कहना चाहता हूँ कि एक भर्ती में असफलता मिलती हो या 1 या 2, 4, मुझे नहीं लगता है वो असफलता है। वो मुझे लगता है सफलता की ये पूंजी है और उसी को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं ना कहीं जो आपका जो ड्रीम है, आपने जो सपना देखा है, उसी के अंदर होंगे। इसमें कोई दोहराय नहीं है। ये सरकारी नौकरी लगना मुझे लगता है, हालांकि हम लोग बेरोजगार थे बिल्कुल, तब ऐसा लग रहा था कि नौकरी है ही नहीं, ये है वो नहीं। लगने के बाद ये लग रहा है कि हाँ, पढ़ने से लग जाती। आपका 3 भर्तियों के अंदर चयन हुआ, उनकी क्या कहानी रही? देखिए, शुरुआत से मैं थोड़ा बेल्टबंद, जैसे ये इस भर्तियों के लिए थोड़ा आर्मी वगैरह का थोड़ा यूँ था दिमाग में, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए। तो यही लगातार मैं करता रहा 2015 से लेकर लगभग 18 तक। अच्छा।
12 भर्तियों में लगभग मैंने फिजिकल पास किए, 12 भर्तियों में फिजिकल मतलब ग्राउंड फिट हुआ हूँ। अच्छा। और उसमें कहीं ना कहीं अलग ही पेपर में फेल हो गया हूँ, जैसे SSGD 2016 वाली भर्ती में। शुरुआत वहाँ से भी मेरी, मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला था। मुझे लग गया था कि अभी हमारे लिए कुछ रास्ते ओपन हो चुके हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं निरंतर तैयारी रखी, और एक जो ये आर्मी के जो गोलाबारूद डिपोज वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर भी मैंने ट्राई किया 2 बार। जैसा जो आर्मी डिपो है वहाँ पर 2 बार मतलब फिजिकल फिट हुआ हूँ। किसी कारणवश बाहर हो गया। जैसलमेर से भी 1 बार किया, और इसके बाद दिल्ली पुलिस का पाली से मैंने फिजिकल पास किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या, फिजिकल पास होने के बाद जस्ट मांग लिया कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दिल्ली पुलिस यानी बांगड़ स्टेडियम पाली, मुझे याद है पूरा मंजर हो। तो सीधा कहा आपके पास लाइसेंस है? तो मैंने कहा लाइसेंस मेरे पास है नहीं। तो फिर आप लाइसेंस का पहले से पता नहीं था आपको? नहीं, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि हम तो देखो कोई भर्ती आती जुनून था अंदर, फॉर्म भर देते थे, फिर बाद मौका मिलते तक तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहा। और जोधपुर में भी 2 बार गया, मंडोर वगैरह GD के लिए। तो कई ऐसे संघर्ष किए, लगभग 10-12 भर्तियों में मैं, मुझे लगता है फिजिकल फिट हो चुका था। लेकिन उसके बाद में हालांकि पढ़ाई तो 2015 से लगातार कंटिन्यू थी, पढ़ते रहते, लेकिन एकेडमिक जैसे ये BA BEd है वगैरह है, अपना जो पढ़ाई का प्रोसेस ये भी साथ में रहता था। तो हालांकि पूरी तरह से उस चीज़ों को अपन हैंडल नहीं कर पाते थे, पर BA BEd MA जो जितनी भी डिग्री लेनी थी सारी लेके कुछ जब कोरोना आ गया था। अच्छा। कोरोना के जस्ट बाद 2020 के बाद में फिर हमें लगा कि अब अपन को पढ़ाई करनी नहीं, अपन को कंपटीशन, डिग्री वगैरह पूरी हो गई, अब सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करें। अब तो ये करना है कि कंपटीशन में बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ना है। फिर वहाँ से अच्छी मतलब 2018 में लोको पायलट जब मेरा चयन हुआ अहमदाबाद डिवीजन से, तो प्री दिया, मेंस दिया, फिर एक लास्ट में साइको टेस्ट होता है। अच्छा। उस टेस्ट में रह गया था, नहीं तो क्या पता लोको पायलट होता। बिल्कुल। और उसी भर्ती एक ये जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें पता नहीं भाग का कोई लफड़ा था 2018 वाले था ना, कई लोग बाहर हुए थे, अच्छे नंबर थे, मेरे भी अच्छे नंबर था उसमें। तो सब भाग में मतलब 40% का ऐसा कुछ क्राइटेरिया था। बिल्कुल। उसमें मैं रह गया था 0.05 मत बाहर हो गया, और मेरिट बिल्कुल कम रही थी, लेकिन मेरिट 15 नंबर ऊपर थे, लेकिन कोई काम की नहीं, क्योंकि जो वेटेज सिस्टम था भाग को पास करना जरूरी वो अनिवार्य था। बिल्कुल। उस अनिवार्यता से बाहर हो गया। और फिर बाद में जैसे टीचिंग में आ गए, तो लगा पहली सरकारी नौकरी कौन सी थी आपकी? पहली सरकारी नौकरी मेरी बिल्कुल पूर्णतः चयन वन रक्षक 2022-23 में। कितनी ड्यूटी की वहाँ लगभग 6 महीने 7 महीने करी थी। अच्छा। उसके बाद मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक में हो गया, तो ज्वाइनिंग कर ली। उसके 4 महीने बाद में पुलिस में हो गया। अच्छा। तो फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया, लेकिन वहाँ गया नहीं, क्योंकि पहले वो रखा। तो फिर तीनों में सबसे बेस्ट आपको टीचर भर्ती लगी? देखिए नौकरियाँ सब अच्छी है अपनी अपनी जगह, पर लगता है कि टीचर एक सुकून लगता है थोड़ा बहुत। हालांकि मुझे लगता है भारत के भविष्य का निर्माण करता है। बिल्कुल, हम खुद भी गर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल अच्छा लगता है हमें भी, पर फिर भी मानते हैं कि ठीक है, अच्छा है, और आगे भी तैयारी चल रही है। अध्यापकों की वजह से भी आप यहाँ पर हो। बिल्कुल। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। देखो यही तो बात है ना, मार्गदर्शन तो अभी भी है ना। मेरे तो अभी भी ऐसे गुरुवर है जो जिनके साथ आज भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, और आज भी अपन रनिंग में है। तो नरपत जी, अगला प्रश्न आपसे है कि आपका पढ़ने का क्या रूटीन रहता था? पढ़ने का रूटीन यही समझो कि जब उठो सवेरा, क्योंकि पढ़ने में कोई ना तो घंटे मायना रखते हैं, ना कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम है वो मायना रखते। ऐसा कई लोग ऐसे भी कहते हैं, हालांकि वो भी सही हो सकते, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप पढ़ाई करते उस समय लाइब्रेरी जाते थे या कमरे में? लाइब्रेरी का भी मैंने इस्तेमाल किया, और रूम में ज़्यादा बेस्ट समझता था खुद को। हालांकि लाइब्रेरी भी अच्छी जगह है। आपको सेल्फ स्टडी और कोचिंग का 2 आपको ऑप्शन दिया जाए, तो आप सबसे पहले किसको चुनेंगे? सेल्फ स्टडी को चुनूंगा, लेकिन कोचिंग को साथ में चुनूंगा, क्योंकि उसका मार्गदर्शन इंसान को बहुत आगे ले जाता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का कितना उपयोग है विद्यार्थी जीवन में? सोशल मीडिया का हालांकि करना भी कोई गुनाह नहीं है, और जितना हो सके कम करना चाहिए मुझे लगता है। जो भी चीज़ अपने काम की है वही चीज़ देखे, बाकी वाली चीज़ों से मतलब नहीं रखे। ऐसे विद्यार्थी हैं जो नए फ्रेशर हैं, उनको तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी? जैसे नए हैं बिल्कुल ही, तो उनको बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहिए पहले से। हाँ, हो सकता है नए विद्यार्थी को हो सकता है कोचिंग का सहारा लेना चाहे तो ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्या है, थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल जाएगा प्रॉपर,
तो वो थोड़ा कोचिंग का सहारा लें ताकि उसके बाद उसको जरूरत मुझे लगता है वापस नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको एक लाइन मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका किसका रहा? परिवार का सपोर्ट रहा। अच्छा, बिल्कुल। कभी आर्थिक तंगी का सामना करना नहीं, पड़ा? इस प्रकार की नहीं आई, कभी नहीं आई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई अपने। आपका सबसे पहला सिलेक्शन हुआ, उस समय आपके माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? बहुत बहुत शानदार। एक अपने बेटे का या बेटी का अगर चयन होता है उस माँ बाप के, तो दिल में खुशी लाजमी। सबसे पहले आपके पास किसका कॉल आया था जब आपका मैंने खुद नहीं किया था पापा को। अच्छा, उनको हो सकता है इतने सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव है नहीं, तो मैंने खुद नहीं। मतलब एकदम सुकून मिलेगा, गुड्डा बहुत दीर्घ हमारे। बिल्कुल अच्छा लगा, हाँ भाई सक्सेस हो गए। हाँ भाई, पढ़ने वाले बच्चे मतलब सक्सेस होते हैं, उनको ये गर्व भी हुआ और खुशी। जो आपके पिताजी कृषक है जी, तो मेहनती है, तो किस प्रकार से पैसे कमाकर आपको पढ़ाया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल वो भी मेहनती है। कभी हम उनको भी देखते थे, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, जल्दी उठना वगैरह इस प्रकार जो दिनचर्या है, उनसे भी हम प्रेरित होते हैं पिताजी से। तो हालांकि उनका सपोर्ट फुल, उसके बाद हम भी क्या है छोटे मोटे यूँ काम करते रहते थे। जैसे मेरा और भी संघर्ष है, तो मैं कहीं GSW जो पावर प्लांट है लिग्नाइट का, बादरिश में सभी ने सुना होगा, बिल्कुल, जो 1048 मेगावाट का है, जो वहाँ पर भी मैंने 13 महीने तक सर्विस करी है। वो भी एक संघर्ष का एक पड़ाव था। विद्यार्थी बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो बार बार फेल हो रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, हाँ, बहुत हद से ज़्यादा हो रहा था। हो सकता है विद्यार्थी के अंदर कमी है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहा है, या उसको पढ़ाई सही ढंग से करनी नहीं आ रही है, या उनका तरीका बेस्ट नहीं है। पर सफलता असफलता में मिलेगी, अगर मेहनत से काम कर रहा है, मतलब 1 2 4 बार ऐसे सफलता मिलेगी। 2 क्या 10 तक चली जाएगी। हम जैसे तो कितनी गई होगी। मतलब आप जब नौकरी नहीं लगे थे, उससे पहले गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता था आपके देखो, प्रति, रिश्तेदारों? दो पक्ष होता है, विपक्ष दो ही होती चीज़ें। अच्छा, तो इसमें कोई ज़्यादा किसी के बारे में ना कहना उचित है, ना कोई सुनना उचित है। अपना अपना जैसी लोगों की सोच वैसा होगा, किसी को बुरा लगेगा तो किसी को अच्छा लगेगा। ये तो मतलब हर इंसान का अपना अपना है। और गरीब और मध्यम परिवार के विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना हाँ, चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो कंपटीशन है, जो नौकरी लगना या सर्विस में आना, ये कोई बैकग्राउंड मायना नहीं रखता है। बिल्कुल बेधड़क मेहनत से आगे बढ़े। कोई यहाँ पर कोई गरीबी काम आएगी ना कोई अमीरी काम है। ऐसे देखिए जो अमीर घरों के बच्चे मौज करते, बिल्कुल ठीक है ना, और गरीब परिवार का बच्चा बिल्कुल अच्छे से पढ़ता है, उस चीज़ को बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है या टैलेंट? सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। टैलेंट हो सकता है उसके 10% कितने हैं या 12 में, कोई मायने नहीं रखता। कंपटीशन अभी 12वीं के अंदर 90+ हाँ प्रतिशत हाँ, है। अच्छे है वो अंक है, बिल्कुल मानते हैं वो भाई, टैलेंट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो चीज़ ये है कि कंपटीशन के अंदर वो अपने आप को कितना जज कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने किस तरीके से कर रहा है, वो चीज़ मायना रखेगी, ना कि परसेंटेज मायना रखेंगे। भले कितने 40% क्यों नहीं हो, कई ऐसे बैठे 40%। जो फर्स्ट डिवीजन से नीचे है, उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और बिल्कुल अपने पर फोकस करें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। कोई परसेंटेज आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज का कोई मायना, मतलब परसेंटेज कोई मायना नहीं रखते। आपके 10वीं में कितने परसेंटेज? मेरे 60% है। अच्छा, मतलब 60% वाला विद्यार्थी नौकरी ले सकता है। तो परसेंटेज जैसा कि बताया कि कोई मायने नहीं रखता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। जो परसेंटेज है उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपसे, कभी ज़िंदगी में ऐसा पल आया है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए और अकेले में एकांत में रोए हो? ऐसा कभी पल आया ज़िंदगी में? देखो ऐसा होता है, जैसे किसी भी परीक्षा में असफल होते हैं और अपन पूरी मेहनत के साथ जाते हैं, फिर असफल मिले थोड़ा दुख तो होता है, लाजमी हर किसी में होता है। पर हमें लगता था कि कोई बात नहीं, अपन का वो रास्ता मेरा एक ही था, मुझे वो रास्ता एक ही दिख रहा था, भाई अपन को नौकरी लगना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असफल हुए क्या फर्क पड़ेगा, पता तो चला गया असफल हुए कहाँ है। हमने उस गलती को पकड़ा, उस नस को पकड़ा कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, उस नस को वापस मजबूत बनाया। वहाँ से पता चला कि हमने कंपटीशन में या परीक्षा में वहाँ पर गलती की थी। तो उन चीज़ों को वापस बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया सिलेबस को और आगे बढ़ गए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस व्यक्ति ने आपको किया?
देखो अब सभी लोग मेरे तो जैसे जो भी मेरे आज जितने भी गुरुवर है तो मुझे जो भी अच्छा ही रखते, सभी रखते हैं। वो लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पढ़ते समय नींद आ जाती है तो सर कैसे पढ़ाई करें? पहली बात तो ये कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अभ्यर्थी, उसको नींद आएगी भी नहीं। नीति है ना पढ़ने की, जिस किसी की भी हो उनको नींद आएगी भी नहीं। पहली बात ये, पहला प्रश्न वहाँ खत्म हो रहा है। अगर किसी को आ रही है तो समझ लो कि उसका मतलब पढ़ाई से ना तो कोई लेना देना है, ना मुझे लगता है आगे भविष्य में कुछ कर सकता है। हालांकि मैं एक सीधे तौर पे कह रहा हूँ, नींद क्यों आ रही है? पढ़ रहे हो, नींद थोड़ी आनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का एक शेर है, हाँ, वो सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। तो नींद का ये प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल सही बैठा। दूसरा प्रश्न है कि दिन भर रील्स ज्यादा देखता हूँ, सोशल मीडिया की लत लग गई, इसको मैनेज कैसे करें? इसको तो बिल्कुल दूर रहो इन चीज़ों से। सोशल मीडिया को जितना हो सके, जैसे ज़रूरत के हिसाब से, बहुत कम काम हो इतना ही, ज़्यादा कोई मतलब नहीं। बाकी सारे जो मोबाइल के अंदर जितने प्रकार के ऐप्स है वगैरह वो सारे हटा देना चाहिए मुझे लगता है। जो टेलीग्राम वगैरह है उसमें आजकल बढ़िया चीज़ें आती है, हो सकता है वो मतलब एक विद्यार्थी पर निर्भर है वो कौन सी चीज़ वो यूज़ कर रहा है, और मिस यूज़ नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अगला प्रश्न है कि कोचिंग ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन? ये दोनों चीज़ें अपनी जगह बेस्ट है। ऑफलाइन करना चाहे तो एक ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे समय की बचत नहीं होगी, और ऑनलाइन में समय की बचत हो जाती है, और कहीं अपनी निर्धारित जगह पर बैठ के बढ़िया तरीके से बढ़िया इंस्टीट्यूट का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। कई ऐसे जो ग्रामीण परिवेश से पृष्ठभूमि से आते हो सकता है कई बड़े बड़े शहरों में वहाँ जाके उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऑनलाइन से ज़्यादा क्या हो सकता है, बढ़िया तरीके वो जो चीज़ वहाँ स्टूडियो से पढ़ रहा है वही चीज़ स्क्रीन पर वो घर बैठ के आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और उसका आनंद। और बड़ी बड़ी कोचिंगों में स्क्रीन पर देखते, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो स्क्रीन पर देखते, वो आपसे ज़्यादा जानकारी बिल्कुल कौन जानता होगा, आपको पता ही है इस चीज़ों का, तो फिर वो वही चीज़ है, वो वहाँ से चीज़ रिकॉर्ड होके इसमें ऐप में आ जाती है, जैसे संबंधित कोचिंग सेंटर का, तो वही चीज़ है, कोई दोहरा नहीं इसमें। मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है मुझे लगता है। बिल्कुल। तो साथियों, आज की सेशन की हम समापन यहीं पर करते हैं, और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, मेहनत जारी रखिए। मैं हूं आपका दोस्त CR परियार, और कैमरे के पीछे है गोपू राजस्थानी। जय हिंद, जय भारत।